Hello guys, is the board visible? मैं मेघराज स्टार्टर आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर क्लास 10 आईसीसी मैथ्स। अभी जो लोग सीरियस बच्चे हैं, जो लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, जो पढ़ाई में कंसिस्टेंट है, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर हमारे तो टीचर्स बोलते हैं कि जब एग्जाम बाजू में नहीं है तभी, यानी अभी के टाइम पे दे यूज्ड टू से कि अभी सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ के आओ। जब एग्जाम आता है तभी टीचर बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये लोग कर लो। अभी मैं पहले क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर बात करना चाहता हूँ, जैसे बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड दिख तो रहा है ना। हाँ, तो मेरा एक ही जवाब है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पता थी क्यों टीचर लास्ट मोमेंट में। द ओनली रीजन यू ऑल टू गेट पास। अगर आप पहले ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर लोगे, पासिंग का टेंशन रहेगा नहीं, हाश पास हो गए, एक थॉट रहेगा, सेटिस्फाइंग थॉट, फिर आप फोकस करोगे ज्यादा मार्क्स और कैसे लेके आएंगे। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी लेंदी वीडियोस या फिर लेंदी सेशन लेता हूँ मैं, देन आई यूज्ड टू से कॉमनली, हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्टली बोलता हूँ कि बिफोर एंटरिंग एग्जाम हॉल योर टारगेट शुड बी 80 ऑन 80, टॉप मारना है, 80 में से 80 लाना है। बट जब एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, दैट टाइम योर थॉट मस्ट बी हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। जितना मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो उतना फोकस करेंगे। अगर आपने एक चैप्टर में बहुत एनर्जी डाला, लेट्स से सर्कल चैप्टर पे आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए और एग्जाम हॉल में सर्कल का क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो क्वेश्चन को गोली मारो, आगे जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन हो गया तो ठीक है लास्ट में, नहीं तो छोड़ दो, उसके बाद सोचना ही नहीं है। ये एग्जाम हॉल के बाद का सीन बता रहा हूँ मैं, लेकिन अभी तो टारगेट 80 और 80 रखना ही है ना। तो फिर हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चल क्या करे। हाँ, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स लिख मैथ्स लिख देता, कमर्शियल मैथ्स लिख देता हूँ। ठीक है, कमर्शियल मैथ्स एंड स्टैट्स प्लस प्रोबेबिलिटी। सर क्या लिख के रखा है, कुछ भी लिख के रखे हो क्या? नहीं, ये ऐसा टॉपिक है आपको करना ही करना है, चाहे पढ़ाई में कमजोर हो, स्ट्रांग हो, कोई भी कैसे एवरेज भी मानते हो, आपको कमर्शियल मैथमेटिक्स पूरा करना है, स्टैटिस्टिक्स भी पूरा करना है, प्रोबेबिलिटी पूरा करना है। ये जैकपॉट मार्क्स है, फ्री में बोनस में मार्क्स मिलते हैं। मैं डिस्क्राइब करूंगा कि ये फ्री में कैसे मार्क्स दे सकते हैं, बट ये चैप्टर कवर करना ही है। तीन चैप्टर भी नहीं है, कमर्शियल मैथमेटिक्स में खुद 3 चैप्टर है, स्टैट्स एक है, प्रोबेबिलिटी एक है, 3 1 4 1 5 चैप्टर तो ऐसे ही हो गए। इधर 5 चैप्टर ये तीनों में आ जाते हैं। चलो कैसे बताता हूँ, ठीक है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट कमर्शियल मैथमेटिक्स। सीबीएसई में कमर्शियल मैथमेटिक्स तो है नहीं, लास्ट ईयर सिलेबस में तो था, इस ईयर है कि नहीं मेरे को चेक करना पड़ेगा, लेकिन बट स्टेट बोर्ड में भी और आईसीएसई में ये टॉपिक कॉमन है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज की जगह हर जगह जीएसटी लगी, पहले वैट था कांग्रेस की सरकार के राज में, अब भाजपा के राज में जीएसटी है। ठीक है, जीएसटी के बाद अगला आता है शेयर्स एंड डिविडेंड। और एक और टॉपिक आता है बैंकिंग। नीचे क्यों लिखा सर, सबसे आसान वही है। देखो जीएसटी को समझ रहे हैं ना, आसान शब्द में बताओ। लेट्स से कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, दुकानदार तुमको बेच रहा है 100 रुपए की चीज को, और जीएसटी में 10% है, लेकिन वो जीएसटी 10% में नहीं लगे। मान लो दुकानदार को ऑफर लगा 20% डिस्काउंट, 100 रुपीज की चीज पे अगर तुमको 10% डिस्काउंट लगा, सॉरी 20% डिस्काउंट, मान लो 100 रुपये का कोई सामान है, एक कपड़ा खरीदा 100 रुपए का, और मान लो 20% डिस्काउंट पे, तो कितना हुआ, 80 रुपीज हो गया। ये तुम्हारा वो नेट प्राइस 80 रुपीज पे तुमको बेच रहा है, बट अभी टैक्स लगेगा नेट प्राइस पे 10% जीएसटी, तो 10% ऑफ 80 कितना होता है, 8 रुपया। तो तुमको ओवरऑल कितना पे करना पड़ेगा, 80 + 8 88 रुपीज देना पड़ेगा। ये जीएसटी है। ये किस पे जीएसटी है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू पे जीएसटी कर रहे हैं। और मेजॉरिटी क्वेश्चन जब से जीएसटी आया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया रहेगा,
तो मेजोरिटी क्वेश्चन नेट प्राइस कितना है उस पर फोकस किया जाए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यानी दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू में। दुकानदार क्या करता है, मान लो कुछ रॉ मटेरियल खरीद रहा है, ठीक है, खरीदते वक्त उसने कुछ जीएसटी दिया और बेचते वक्त उसने जीएसटी कुछ कलेक्ट किया, तो कितना कम ज्यादा उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो जीएसटी उसने कलेक्ट किया ज्यादा तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर जीएसटी उसने दिया ज्यादा है खरीदते वक्त तो उसको जीएसटी क्रेडिट हो चुका है ऑलरेडी। समझे? इतना सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन कम आया है तो ज्यादा स्कोरिंग है जीएसटी, क्योंकि नेट अमाउंट निकालना है। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, एक ही मिस्टेक करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया सर, बहुत चिंदी सा को मिस्टेक है, वो प्रैक्टिस से सुधारना पड़ेगा। उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता, कितना भी अच्छा पढ़ा सके कोई टीचर, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। तो जीएसटी इस तरह से स्कोरिंग है। अब चलो बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग को डिफिकल्ट कैसे बना सकते हैं, सोच के बताओ। टाइम पीरियड निकालो। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट का, बैंकिंग का इंटरेस्ट का, P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 12 इंटू 2 इंटू 100। इतना सा ही फॉर्मूला है। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 क्या था, सीरीज का फॉर्मूला है। उसके साथ P इंटू n इंटू R अपॉन 12 इंटू 200 100 कर दे, बेसिक कैलकुलेशन है। अभी आपको फॉर्मूला याद करना है, अप्लाई करना है। अभी इसको डिफिकल्ट कैसे बनाएंगे, टाइम पीरियड निकालने बोल देंगे, अमाउंट दिया रहेगा, उसके बाद निकालो बोल देंगे। एक तो इम्पॉसिबल वाला कुछ तो वैल्यू आएगा मंथ का, n मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, और एक एग्जिस्टिंग वैल्यू रहेगा, उसको डिसेलेक्ट कर दो, हो गया खत्म। बैंकिंग को भी आसान है। अभी शेयर्स एंड डिविडेंड की बात करें। शेयर्स एंड डिविडेंड में पूरे कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही फॉर्मूलाज है। कौन से फॉर्मूलाज है? एक तो इन्वेस्टमेंट मतलब कितना पैसा तुम दे रहे हो, खरीदते हो कुछ सामान तो उसमें कितना पैसा दे रहे हो। मान लो एक चीज 10 रुपए की है, अगर तुम 10 चीज खरीद रहे हो तो कितना हुआ, 10 इंटू 100 रुपए, मल्टीप्लाई किया। इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कितने में बिक रही है और कितना क्वांटिटी है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और वापिस इंटरेस्ट। अभी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, आज कोई चीज 10 रुपए में, कोई चीज मतलब कोई 4 दिन बाद वो 50 रुपए में बिक रही है। अगर उस रेट पे अगर तुमको इंटरेस्ट देने लग गए तो कंपनी लूट जाएगी। तो कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू, कंपनी को एक वैल्यू सेट करती है, उसके हिसाब से तुमको इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो कंपनी जो वैल्यू सेट करती है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है, उससे नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। इतना सही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। वो हो गया डिविडेंड। और तीसरा क्या है, रिटर्न परसेंट, कितना मुनाफा हो रहा है, दैट इज इनकम यानी डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना पैसा तुमने खर्च किया कोई चीज खरीदने के लिए, यानी नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या हुआ, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, तो रेट परसेंट सॉरी 10% मिल जाएगा। ये 3 फॉर्मूला भी पूरा चैप्टर टिका है, शेयर्स एंड डिविडेंड। इसको डिफिकल्ट कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन का लेंथ बढ़ा दो, बच्चों को रीड करने में टाइम देगा। हश, कितना लेंथी टॉपिक है, क्वेश्चन पढ़ने में क्वेश्चन तो लंबा दिख रहा है, मुझे नहीं करना सर। अरे भाई क्वेश्चन लंबा है बट आसान भी तो है। कभी कभार क्या होता है, एक छोटा वर्ड का क्वेश्चन होता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है करने में सॉल्व। अब स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी को डिफिकल्ट कैसे करेंगे, नहीं कर सकते स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट। हाँ, प्रोबेबिलिटी को भी शायद कुछ हद तक कर सकते हैं लेकिन 10th स्टैंडर्ड के लेवल में नहीं हो सकता। 10th स्टैंडर्ड के लेवल में पूरा फिक्स है स्ट्रक्चर, पूरा फिक्स। जितने वैरायटी के क्वेश्चन है मैंने वो वीडियोस में कवर करके रखा है, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ उन सबका प्लेलिस्ट अलग अलग से एक वीडियो का बनाकर मैं डाल दूंगा। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। कब तक होगा वो पता नहीं बट डाल दूंगा। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स हो गया, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया। अब अगला बच्चा अलजेब्रा। देखो ज्योमेट्री हर बच्चा फोकस करता है बट जिसके जो फैक्ट भूल जाते हैं, अलजेब्रा का वेटेज बहुत ज्यादा है। अलजेब्रा सर, अलजेब्रा में भी क्या डिफिकल्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डिफिकल्ट क्यों है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफिकल्ट होने का एक ही रीजन है, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफिकल्ट करने का एक ही रीजन है, वर्ड प्रॉब्लम। बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम में जैसे वेरिएबल को अज्यूम करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। कभी कभार क्या होता है, फैक्टराइज होने में डिफिकल्टी हो जाती है, इक्वेशन भी बन गया
मोस्ट ऑफ द बच्चों का इक्वेशन ही गलत बन जाता है। इक्वेशन गलत हो गया तो मार्क्स टाइप के भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, भगवान भी नहीं बचा सकता फिर। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ बट अगर लीनियर इन इक्वेशन की बात करो, लीनियर इन इक्वेशन फॉर क्लास 10th लेवल इज ए वेरी इजी टॉपिक। लीनियर इन इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बस कंपेयर करके निकालना है आंसर, तो बहुत इजी है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, बिकॉज दे अनएबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स लाइक नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, नंबर लाइन में प्लॉटिंग कैसे करते हैं, इसका और इसका मतलब भूल जाता है। जैसे ओपन ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसमें इंक्लूडेड कौन सा है, एक्सक्लूडेड कौन सा है, बेसिक्स नहीं पता होता है। तो इसके कारण ये चैप्टर पे स्कोर नहीं कर पाते वो बच्चे। अभी क्या करो, कोई बाजू में टीवी चला रहा है टीवी चला रहा है, मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, आवाज आ रही है, क्या कर सकते हैं। और एक और इजी टॉपिक है मैट्राइसेस। आगे जो भी कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहता है उनके तो मैट्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में पढ़ा होगा एरेज वो सब, वो अलग बात है। इधर मैट्राइसेस अभी ये भी बहुत इजी है, यहाँ पे लॉजिक जितना है नहीं 10th स्टैंडर्ड के लेवल में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये 3 चीज का ऑपरेशन है। कुछ आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, नल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट क्यों होता है, इधर भी वही सेम कैलकुलेशन मिस्टेक। एडिशन पे नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। मल्टीप्लिकेशन में देखो 2 मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का भी है, मान लो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, पहला का रो दूसरे का कॉलम, इस तरह से जाना होता है। वो समझ में आता नहीं बच्चों को, वहां पे मिस्टेक हो जाता है। इसका भी क्या सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। अभी मैं बार बार प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन आपके पास हो। सोल्यूशन नहीं है तो प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आंसर एक्यूरेट है कि नहीं पता नहीं चलेगा, तो टीचर से चेक करवाना पड़ेगा। और टीचर का काम क्यों बढ़ा रही हो, अच्छा अगर आपके पास आंसर है वही करो, किताब सॉल्व करो, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या कवर किया, कमर्शियल मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी हो गया, अलजेब्रा खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर ही बता रहा हूँ, मतलब 50% ऑफ द सिलेबस आई एम सेइंग इनडायरेक्टली। अरे सर 50% क्यों बोल रहे हो सर, फिर बहुत ज्यादा है। देख भाई आईसीएससी में ना कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर पेपर ट्रिकी करना है तो। जैसे मान लो सर्कल चैप्टर है, तो सर्कल चैप्टर में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन का भी चैप्टर है, उसमें क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, या फिर रिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कभी कभार सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कभी कभार ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्या लिखा वो समझ में आया क्या, नहीं, वैसे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। ये प्रॉब्लम है कि इसका कोई सोल्यूशन बोलूंगा तो सब पढ़ना पड़ता है, इसलिए हर टीचर बोलता है ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, बट आई एम सेइंग ओनली द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये पहले कवर कर दो, तुमको शांति तो मिल जाएगी। अभी बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सर्कल्स। सिर्फ सर्कल सीख रहा हूँ, ज्योमेट्री की तौहीन हो जाएगी। क्यों, किताब में सेक्शन बना के ट्रिग्नोमेट्री अलग, मेंसुरेशन अलग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग, ज्योमेट्री अलग, मैं तो सबको एक ही मानता हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ सर्कल्स लिखा। अभी सर्कल्स में बच्चों को तकलीफ क्या है, देखो मैं सीबीएसई और स्टेट बोर्ड को एक क्लब करता हूँ और डिफरेंस करता हूँ आईसीएसई से। आईसीएसई एकदम अलग। अभी आईसीएसई और सीबीएसई स्टेट बोर्ड में अंतर क्या है, सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड फोकस मोर ऑन डेरिवेशन ऑफ थ्योरम्स, ये थ्योरम का आया कैसे, कॉन्सेप्ट आया कैसे। बट आईसीएसई एप्लीकेशन करना आता है कि नहीं, तेरे को सेविंग करना आता है कि नहीं, तेरे को पैसा यूज करना आता है कि नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आता है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो तुमको ज़्यादा याद करना पड़ता है थ्योरम्स। एक भी थ्योरम छूट गया और एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा है, डूब मरो, क्या कर सकते हो। क्वेश्चन इंटरली वही बोलेगा मुंह देख के, क्वेश्चन अगर बात कर सके तो वो वही बोलेगा तेरी औकात नहीं है मेरे को सॉल्व करने की, चल निकल अगले क्वेश्चन में जा। और सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ होती है पता है क्या, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो बच्चों को समझ में आता नहीं है। कभी कभार साइक्लिक क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी भूल जाते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट, विदाउट नोइंग द प्रॉपर्टी, यू कांट सॉल्व द सर्कल्स एट ऑल। भले तेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रांग हो, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग हो, सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल स्ट्रांग हो, फिर भी सॉल्व नहीं कर पाएगा जब तक देखो इसमें थ्योरम्स नहीं पता है। थ्योरम पता चल गया, आधा सोल्यूशन तुमको मिल गया। हाँ, जुगाड़ करके कभी कंस्ट्रक्शन करके, कुछ ड्राइंग करके, बाकी कुछ चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके अगर आंसर निकाल भी दिया
टाइम जाएगा, पेपर में टाइम नहीं है। आईसीएससी का पेपर 2.5 आवर होता है मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। अभी तो एक्सटेंड करके 3 आवर कर दिया है। तो सोचो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए। बोर्ड्स का तो और ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा इजी पे जाते हैं, इजी वाला, ठीक है। इजी वाला क्या है? रिफ्लेक्शन। फिजिक्स वाला नहीं, मैथ्स वाला। हाँ, दोनों एक ही है, एक तरीके से एक ही बोल सकते हैं। क्यों आया ना बोले, हाँ बोल देते हैं। अबे रिफ्लेक्शन में यहाँ पे पूरा चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो इमेज का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर। वही पूरा कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई करना है। इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन एक्स इक्वल टू ए, इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन वाई इज इक्वल टू 2a, एक्स इक्वल टू a, वाई इक्वल टू 2a, जो भी। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट याद है, तुम खुद से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। हाँ, फॉर्मूला याद रखना है तो करो, तो फटाफट आंसर मिल जाएगा, सोचने की भी जरूरत नहीं, क्विकली आंसर चाहिए तो दैट्स योर विश। चलो 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 चलो, मेरे में जगह की कमी है। अरे भाई मार्कर भी गिर रहा है आज। नाउ स्पीक अबाउट अदर टॉपिक, दैट इज मेंसुरेशन। बायोलॉजी का नहीं, मैथमेटिक्स का। जैसे कोन, स्फीयर, सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, टेंट का कोन का कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन आता है, या फिर चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसका क्वेश्चन फिक्स है ये सब पैटर्न। यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम होता है, बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है। फॉर्मूलास मुंह जबानी याद होनी चाहिए। जब रात को कोई नींद से उठा के पूछे फॉर्मूला क्या है, आपको याद होना चाहिए। सिंपली यही कहना चाहता हूँ। एक मिस्टेक ये होता है, दूसरा मिस्टेक है सेम कैलकुलेशन मिस्टेक। देखो मेरे हिसाब से जो चैप्टर में कैलकुलेशन मिस्टेक ही होता है, तो मेरे हिसाब से वो चैप्टर बहुत इजी होता है। बच्चों को बोरिंग लगता है वो चैप्टर, लेकिन मार्क्स उधर तुरंत मिलते हैं अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक को लात मार के फेंक दो, ठीक है। सारे टॉपिक डिस्कस हो गए और कुछ डन। इतने से चैप्टर है, इतने से, मतलब सर इतना सा बोल के 50 का सिलेबस ही बोल दिया है सर। देन व्हाट अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड व्हाट अबाउट एनी अदर चैप्टर को बचा क्या? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये पूरी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अगर लास्ट मोमेंट अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर्स पे फोकस नहीं कर सकते तुरंत, क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में 3 टेस्ट ही है, कॉन्सेप्ट इतना है नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन को तुमको ट्राई करते रहना पड़ेगा, तब भी गारंटी नहीं कि आप एग्जाम में वो एकदम पक्का मार के आओगे। ये इश्यू हो जाता है। सेलना बुक करने क्यों कहते हैं? सेलना बुक से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, तो इसी सेलना बुक करने कहते हैं, ताकि प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी आपको, अगर नया क्वेश्चन दिख भी गया तो आप सॉल्व कर पाओ, उस टाइप का आ जाए। फॉर दैट वी से सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बहुत भयानक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? आइडेंटिटी, 3 ही आइडेंटिटीज है, 3 आइडेंटिटीज है, वही सेम 0 से लेकर 90 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल्स याद करने हैं और कुछ है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेयरली कभी कभार वैल्यू निकालने के लिए यूज करने कहते हैं, वो भी दे देते हैं वैल्यूज। अभी आप मुझे बताओ, जिसमें फॉर्मूलाज कम है, क्वेश्चंस के लेवल ज्यादा हैं और वैरायटी भी बहुत है, तब वहां पे आपको एनर्जी समझने में जाएगा कि प्रैक्टिस पे जाएगा, प्रैक्टिस पे जाएगा। और लास्ट मोमेंट के टाइम पे आप उतना प्रैक्टिस नहीं दे पाओगे, यू कांट अफोर्ड, आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। और ना वो इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या? इक्वेशन लाइन में रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन में सेक्शन फॉर्मूला भी यूज होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन में मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन और सर्कल का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, इक्वेशन ऑफ लाइन में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, स्लोप का कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकता है, इक्वेशन ऑफ लाइन और सर्कल को भी कॉर्ड या क्या बोलते हैं डायमीटर का सर्कल बना के इक्वेशन डाल के पॉइंट का वैल्यू निकालो, एंगल निकालो, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, तो या फिर ऐसा भी कोई इक्वेशन ऑफ लाइन दे सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन या पॉइंट ऐसा कुछ, या फिर यहाँ पे डायमीटर में कुछ जा रहा है,
एंगल निकालिए इसका, ऐसा कुछ भी वैरायटी आ सकती है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तभी ऐसे चैप्टर्स में मास्टर करना है तो बाकी चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बोले ना उसको तो पहले अच्छा करना पड़ेगा, उसका चाहिए ऐसे चैप्टर्स पे आपको प्रैक्टिस बहुत देना पड़ेगा। मैथ्स सबको डिफिकल्ट लगता है क्योंकि टीचर पढ़ा क्वेश्चन कम कराता है, बहुत लोग कंप्लेंट रहता है टीचर आसान क्वेश्चन करके चला जाता है और हमको डिफिकल्ट क्वेश्चन करने पड़ते हैं, यही को डाउट रहता है बहुत बच्चों का। ऑब्वियसली वो तुम टीचर को इतना बता सकता है मैथमेटिक्स टीचर कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर वो ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो और ज्यादा क्वेश्चन तुमको देगा और ट्रिकी देगा ताकि तुम्हारा दिमाग थिंक कर सके एग्जाम में। अगर नया वैरायटी है तो आप सॉल्व कैसे करोगे? समझे कि नहीं समझे? जितना ज्यादा लॉजिक से सॉल्व कर पाओगे तभी आप नए नए क्वेश्चन ट्रिकी हैंडल कर सकोगे एग्जाम मोमेंट में। फॉर दैट रीजन टीचर मैथ्स टीचर कभी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। आपको लगता है मैथ्स टीचर बहुत कामचोर है, आलसी है और सबसे ज्यादा दुख होता है मैथ्स सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है। मेरे को भी ऐसे ही लगता था, अभी भी लगता है, बट फैक्ट तो फैक्ट है, रियलिटी तो यही है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। और ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। मैथ्स का वो नया टॉपिक हो सके तो मैं 10th का लाने की कोशिश करूंगा, बट आई डोंट थिंक मेरे को डालने की ज़रूरत पड़ेगी अभी। जब तक आपका डिमांड नहीं है तो मैं डालूंगा नहीं। एंड मैं सोच रहा हूँ 11th या 12th का मैथमेटिक्स के लिए मैं अभी वीडियोस बनाना चालू कर दूँ। और स्कूल का तो डाल ही रहा हो, हफ्ते में थोड़ा 2 टाइम्स या 3 टाइम्स में डालते रहूँगा। ओके, टिल देन बाय, एंजॉय। हाँ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़ यार, थोड़ा मोटिवेशन मेरे को भी मिलेगा।